तो अभी तक हम लोगों ने बात की है कि जो ब्रिटिश एम्पायर था और उत्तराखंड के अंदर उसके क्या उद्देश्य थे, हम लोगों ने बात की। और फिर सेकंड पॉइंट, ब्रिटिश कमिश्नरी वाले पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये देखा था कि जो ब्रिटिश कमिश्नर हैं वो 3 फेस में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी फेस पर, एक ब्रिटिश पार्लियामेंट फेस पर, और एक गांधी ईरा या गांधी युग फेस पर। हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक बात की थी। अब हम उनके एक एक फेस पर बात स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो अभी तक हम लोगों ने बात की है वो एक ओवरव्यू था। अब हम उस ओवरव्यू के बेस पर स्पेशली उत्तराखंड के अंदर अब क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर प्रशासनिक आधार पर क्या क्या नवीनीकरण होगा, क्या क्या यहाँ पर नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी ड्यूरिंग कुमाऊं कमिश्नरी। कुमाऊं जो कमिश्नरी थी उसके समय काल के अंतर्गत अब हम उस फेज़ की बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस बात को शुरू करने से पहले हम एक बात थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि जब हम स्पेशली कुमाऊं या फिर अपने इस गढ़वाल या फिर कुमाऊं रीजन को, टिहरी रीजन को, देहरादून को जब हम शब्द सुनते हैं तो इनका मतलब क्या निकल के आता है, तो पहले एक छोटा सा उसका सिनेरियो समझते हैं तो हम लोगों को उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने में आसानी होगी। देखो ये फेस है 1815 का, 1815 का ये एक फेस है। इस 1815 के फेस में पैरेलल 2-3 चीजें साथ साथ में चलती हैं। क्या क्या चलती हैं भाई? सबसे पहले तो ये जो आज का हमारा उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड की एक होती है मैपिंग, और इस मैपिंग के बेस पर उधर कमिश्नरी और इधर टिहरी रियासत 2 पार्ट में ये 1800 फेस का दौर चलना स्टार्ट होता है। तो पहले हम लोग मैपिंग के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए थे तो ब्रिटिशर्स ने अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग हमारे इस उत्तराखंड की मैपिंग की अगेन दोबारा से, और इस मैपिंग में हम लोगों को देखने को मिला कि जो हमारा उत्तराखंड रीजन था, जो आज का अगर हम उत्तराखंड बेल्ट देखें तो ब्रिटिशर्स से पहले हमारे यहाँ पर 2 डिवीज़न पहले से देखने को मिले थे। इस डिवीज़न को हम लोगों ने बोला था कि ये चंद्र डायनेस्टी का कुमाऊं रीजन है और ये पंवार डायनेस्टी का गढ़वाल रीजन है, ब्रिटिशर्स से पहले। अब ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए और उन्होंने इस रीजन को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ढाला और इसकी एक बार फिर से मैपिंग की। ब्रिटिशर्स के टाइम में मैपिंग कैसे हुई, तो यहाँ से अलकनंदा नदी और यहाँ से हम भागीरथी नदी का रीजन देखते हैं और आगे फिर ये गंगा जी का रीजन आगे तक हम लोग देखते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई ये जो एक रीजन है, ये जो एक रीजन है, अब ये एक नई आइडेंटिटी बनाई जाएगी और इस नई आइडेंटिटी को बोला जाएगा कि ये ब्रिटिश गढ़वाल है। ये जो नई आइडेंटिटी है इसको हम ब्रिटिश गढ़वाल का नाम देंगे, और ये वाला जो रीजन है इसको हम एज इट इज, जो नाम यहां पर ज्यादा प्रचलित था कुमाऊं के नाम से जानेंगे। और ये जो एक रीजन बचा यहां पर हम बोलते हैं कि ये अलकनंदा नदी है और ये भागीरथी नदी है। इनके बीच का जो रीजन है इसको हम बोलते हैं कि भाई जो पंवार राजा थे उन पंवार राजाओं की इसको एज इट इज राजधानी के तौर पर या फिर उनके रीजन के तौर पर उनको ही दे देते हैं, और उन्होंने अपनी कैपिटल बना दी थी टिहरी, जिसकी वजह से हम इसको एक नाम से जानते हैं कि यह है टिहरी रियासत। और उसके नीचे वाला जो रीजन है, नीचे वाला रीजन कहने का मतलब हम इसको देहरादून, जौनसार और चंडी, ये जो रीजन थे 3 रीजन, इन 3 रीजन को इवन
स्टार्टिंग का जो दौर था उसमें तो रवाई को भी अलग किया गया था। वो बात अलग है कि रवाई को बाद में टिहरी का ही एक हिस्सा बना दिया था, बट अब अभी 1815 के दौर की हम बात कर रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन कर दिया जाएगा इससे अलग। तो अगर ब्रिटिशर्स की 1815 की हमारे उत्तराखंड की मैपिंग को देखें तो कुछ इस तरीके से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पर उत्तराखंड के ये अलग अलग पार्ट कर दिए थे। एक जिसको हम कुमाऊं के नाम से जानते थे, और इस कुमाऊं को एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रखा जिसको कुमाऊं कमिश्नरी वर्ड दिया गया, जिसको कुमाऊं कमिश्नरी जो थी वो रेगुलेट करती थी इस ब्रिटिश गढ़वाल रीजन को भी और इस देहरादून टेरिटरी को भी। स्टार्टिंग वो बात अलग है कि इस देहरादून रीजन को पहले कभी सहारनपुर के साथ, तो कभी मेरठ के साथ, तो कभी कुमाऊं कमिश्नरी के साथ समय अनुसार चेंज किया गया है। हम अभी उस प्रोसेस पर नहीं जा रहे हैं, बट अभी हम इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलो, एक तो बात आपको ये समझ में आई कि अच्छा इन्होंने ये मैपिंग यहां पर ऐसे कर दी थी। अब इस मैपिंग पर रेगुलेशन किस तरीके से किया गया भाई? रेगुलेशन कहने का मतलब यहां पर इसी 1815 के दौर में दो तीन चीजें हुई। दो तीन चीजें कैसे? यहां का एक पहले मैकेनिज्म तैयार किया गया कि इस पूरे रीजन में किस मशीनरी के तहत यहां पर हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। तो उस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग इस पूरे के पूरे हमारा चाहे कुमाऊं रीजन है, चाहे ये ब्रिटिश गढ़वाल रीजन है, इसको एक जिले की आइडेंटिटी दी गई कि भाई ये एक अलग से जिला है। बात बड़ी ध्यान से समझना आप, इसको डिस्ट्रिक्ट बोला गया, ना कि स्टेट, ना कि प्रांत। इसको प्रांत का दर्जा नहीं दिया गया था। अब प्रांत क्यों नहीं कहा, उसके पीछे अभी हम लोग बात करेंगे। ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया जाएगा कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसको अलग अलग परगनों में विभाजित किया जाएगा। और ये जो परगने हैं, इन परगनों को अलग अलग पट्टी में डिवाइड किया जाएगा, और जो पट्टी है उन पट्टी को अलग अलग गांव के अंदर डिवाइड किया जाएगा। अब जैसी ये हायरार्की थी हमारे यहाँ अलग अलग प्रशासनिक स्तर पर, इस हायरार्की पर काम करने वाले लोगों को भी ऐसे ही अपॉइंट किया गया। जैसे जब हम स्पेशली बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट की, जिले की, तो उस जिले का, जैसे अगर हम इस पूरे रीजन की बात कर रहे हैं यहां या फिर यहां, तो इन सब का सबसे पावरफुल जो पोस्ट थी, उस सबसे पावरफुल पोस्ट को कहा जाता था कमिश्नर। सबसे पावरफुल पोस्ट कमिश्नर, जिसको आप हिंदी की बुक के अंदर आयुक्त शब्द का भी प्रयोग करते हैं, या फिर हिंदी में आप इसको बोलते हैं आयुक्त या फिर कमिश्नर। अब कमिश्नर एक पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड है, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारे परगने हैं। इसको अलग अलग परगनों के अंदर डिवाइड किया है, और इन परगनों का जो हेड है वो कमिश्नर के अंडर काम करेगा। तो उसको आप कई बारी डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं। डिप्टी कमिश्नर आप इसको बोल देते हैं, और कई बारी आप इसी को ही बोल देते हैं कि ये कलेक्टर साहब हैं। डिप्टी कमिश्नर कहें या फिर कलेक्टर कहें। फिर उसके बाद जो आती है बात, परगने जो थे, इन परगनों को भी डिवाइड किया जाता है अलग अलग पट्टियों में। ये जो पट्टी थी, ये पट्टी वाला कॉन्सेप्ट इससे पहले हुआ करता था। कहने का मतलब जब ब्रिटिशर्स आए थे तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले पट्टी होती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने परगने और पट्टी के बीच में एक चीज और एक आइडेंटिटी और को दिखा दिया कि भाई अब ये जो परगने हैं इनको अलग अलग तहसील के अंदर भी डिवाइड किया जाएगा।
मतलब अब एक नई आइडेंटिटी को ब्रिटिशर्स ने और लॉन्च कर दिया। अभी तक तो हम लोगों ने चंद्र डायनेस्टी के अंदर और पंवार डायनेस्टी के अंदर इस ही फॉर्मेट को देखा था। अब यहां पर परगने और पट्टी के बीच में तहसील भी आ गई, और इस तहसील पर एक स्पेशल से एक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया, जिसको बोला गया तहसीलदार। और इसका सपोर्ट करने के लिए एक व्यक्ति हुआ करता था, नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार। अब दोबारा से हम बात करते हैं, उसके बाद फिर बात आती है पट्टी की। इस पट्टी का जो सबसे सुप्रीम या सबसे हेड था, उसको बोला जाता था पटवारी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट हुआ करती थी पटवारी की। इस पटवारी का सपोर्ट करने के लिए एक पोस्ट हुआ करती थी कानूनगो। वैसे जो कानूनगो पोस्ट है, इस कानूनगो पोस्ट को कर दिया गया था वंशानुगत। और अगर आपने इसको वंशानुगत कर दिया, मतलब जो कानून को है उसके बाद वही कानून को बनेगा जो इनका लड़का होगा, तो इसका मतलब ऐसी ये पोस्ट है जिस पे लिखा पढ़ी की जरूरत ज्यादा है। तो वंशानुगत बनाया और उसके साथ बोला गया कि भाई साहब शिक्षा लेना मैंडेटरी है। अगर आप शिक्षा नहीं लोगे, स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ोगे जाकर के, तो आपको इस पोस्ट पर नहीं बिठाया जाएगा। एक उसके साथ टर्म जोड़ दी यहाँ पर। और प्लस यहाँ पर जो पुराने टाइम से सिस्टम चला हुआ था, जैसे जो गांव का प्रधान होता था, गांव का प्रधान वो इसका सपोर्ट करता था, प्लस जो थातवान होते थे वो सपोर्ट करते थे। और इन्हीं थातवान को आप अलग अलग नाम से जानते हैं। आप इनको सयाणा के नाम से भी जानते हैं, आप इनको कमीन के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं आपको कमीण शब्द भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये इसका सपोर्ट करते थे। और गांव का प्रशासन तो सीधा सा एक गांव के प्रधान के पास ही होता था, जो एक तरीके से टेम्पररी पोस्ट थी, अस्थायी पोस्ट थी, जो सीधा सीधा डिपेंडेंट हुआ करती थी थातवान के। जो भी थातवान उसको बताएगा, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने यहां पर एक मैकेनिज्म बना करके तैयार किया कि भाई अब हम जो रीजन बनाने के लिए जा रहे हैं, उस रीजन में इस तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेशन अपना करेंगे। क्लियर है। चलो, एक बात तो हमको ये भी समझ में आ गई कि अच्छा 1815 में ही इन्होंने एक तो डिवीजन कर दिया, मैपिंग कर दी, इस तरीके से विभाजित कर दिया। दूसरा, अब ये जो विभाजन हुआ है, इस पर काम किस मैकेनिज्म से होगा? भाई इस मैकेनिज्म से होगा। अब एक बहुत जरूरी और फैसला इन्होंने लिया 1815 में ही, और वो जरूरी फैसला क्या लिया कि भाई ये जो नई टेरिटरी आई है ना, अब नई टेरिटरी कहने का मतलब ये जो रीजन आया है, इसको हम अकॉर्डिंग टू 1773 का एक आता है रेगुलेटिंग एक्ट। एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और इस रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग बात ये थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर जितना भी काम करेगी, मतलब जितने भी यहाँ पर स्टेट्स हैं, और वो स्टेट्स कौन से, इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत आने वाले, तो उनकी सभी की सभी रिपोर्ट जो होंगी वो हमारे पास ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो पहुंचाएगी। मतलब हमारे पास वो पहुंचाएगी, और वो पहुंचाएगी कैसे? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से पहुंचाएंगी। इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जितने भी स्टेट्स आएंगे, जो भी ये स्टेट्स गवर्न करेंगी, उन सब की रिपोर्टिंग करनी पड़ जाएगी भाई इनको। और ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से अब जो नए नए एक्ट बन के आ रहे हैं, जैसे हम लोगों ने बात की थी 1813 में एक एक्ट आया था, जिसके अकॉर्डिंग जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको सिर्फ और सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार करने की अनुमति थी, कि आपका डोमिनेंस सिर्फ इन्हीं रीजन पर होगा। और ये डोमिनेंस कहां पर लागू होगा? वो सिर्फ और सिर्फ उन स्टेट्स पर लागू होगा जो इस रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग रेगुलेट किए जाते हैं।
उनको ही रेगुलेटिंग स्टेट्स कहा जाता है। ऐसे स्टेट्स को क्या बोला जाएगा? रेगुलेटिंग स्टेट या फिर प्रांत। इनको रेगुलेटिंग प्रांत कहा जाता है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने अब एक चैलेंज था कि जितने भी रेगुलेटिंग प्रांत हैं या स्टेट है, उनकी अब सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमको किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जाएगी। इसका मतलब ये है कि भाई अब एक काम करते हैं, ये जो नया रीजन आया है, इस नए रीजन को हम इस एक्ट के अंतर्गत नहीं लेते हैं। हम इस वाले रीजन को, ये जो नया रीजन आया है जिसकी हमने अभी मैपिंग की है, इसको हम इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत आने वाले रेगुलेटिंग प्रांत का दर्जा ना दे करके हम बोलते हैं इसको कि भाई ये अब हम बना रहे हैं एक गैर मतलब नॉन, हिंदी में ही पूरा का पूरा शब्द लिख लेते हैं, जिसको नॉन रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है या फिर गैर विनियमित क्षेत्र कहा जाएगा। नॉन रेगुलेटिंग स्टेट्स की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। और अगर नॉन रेगुलेटिंग स्टेट की कैटेगरी में हमने इसको रखा तो भाई साहब ये जो शर्तें हैं ना, ये शर्तें हमारे पर ऐसे लागू नहीं होंगी। अब भाई नॉन रेगुलेटिंग एक्ट की कैटेगरी में रखने के लिए कुछ ना कुछ लॉजिकल बताना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई हमने इस वजह से इसको नॉन रेगुलेटिंग एक्ट की कैटेगरी में रखा है। तो भाई ढूंढो भाई, पॉइंट्स वगैरह ढूंढो कैसे क्यों है। तो नॉन रेगुलेटिंग एक्ट की कैटेगरी में रखने के लिए जो उस टाइम की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ लॉजिक्स दिए कि भाई ये वजह है जिसकी वजह से हम इसको इस कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। क्योंकि इनका जो गवर्नर, इनका जो रेगुलेशन है वो सीधा कहां से? हमारी कोलकाता प्रेसिडेंसी से आएगा, कलकत्ता से आएगा, क्योंकि कलकत्ता में ही पूरा मेन हेड ऑफिस था ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जहां गवर्नर जनरल बैठते थे। बाद में उसको वॉइसरॉय बोला जाने लगा था। और वॉइसरॉय काम करेगा किसके कहने पात्र पर? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। चलो भाई, मतलब प्रोसेस बहुत दूर से घूम फिर करके यहां पर आती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि भाई देखो, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जितने भी नियम कायदे कानून लागू होते हैं वो सब वहां से आते हैं और उस प्रक्रिया में समय लग जाता है। और ये वाला जो रीजन है ना भाई, ये रीजन एक सीमावर्ती क्षेत्र है। ये एक सीमावर्ती क्षेत्र है, मतलब ये जो है एक ऐसी बाउंड्री के साथ लगा हुआ है जो दूसरे देश के साथ है। और सीमावर्ती कहने का मतलब उन लोगों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है जिन्होंने हम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कौन? कि भाई ये जो नेपाल था ना अभी, जिसको गोरखा हम बोलते हैं, जिसको संगोली की संधि के साथ हम लोगों ने सेटल करने का प्रयास किया है। 4 बार ट्रीटी का प्रस्ताव गया है, चारों बार, 3 बार फेल हुआ, चौथी बार जाकर के एग्री हुआ। तो भाई साहब हम उन लोगों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, कुछ पता नहीं कल को क्या हो जाए। और आपने वो ऑर्डर दिया वहां से और चलने में हो गया उसको 8-10 दिन लेट, तो यहां तो एक एक पल की भारी पड़ जाएगी हम लोग। और उसके साथ साथ एक बड़ी बाउंड्री और शेयर होती है तिब्बत के साथ। और तिब्बत के साथ अगर बाउंड्री शेयर हो रही है तो उसका जो कनेक्शन है वो रूस के साथ अच्छा है। और उस तरफ भाई जो नेपोलियन है ना, उस नेपोलियन का भी खतरा आपके साथ है। तो भाई साहब बहुत ही प्रोमिनेंट स्टेट है ये स्ट्रेटेजिक बेस पर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है हम लोगों के लिए। तो इसको हम नॉन रेगुलेटिंग स्टेट की कैटेगरी में रखेंगे। पहला एक लॉजिक, और लॉजिक बिल्कुल लगता हुआ सही नजर आ रहा है। हाँ भाई बिल्कुल बात सही है। देखो ये जितनी बात हम कर रहे हैं ना, मेंस में लिखने के लिए आ जाती है। अभी तक तो किसी एग्जाम में नहीं आई है जितना भी हम लोगों ने स्टडी किया है, बट आने वाले दौर में क्या पता क्या चीजें बन जाए। तो आपको हर एक स्थिति परिस्थिति के लिए मजबूत रहना है।
चलो एक बात हम लोगों को भाई ये क्लियर हुई। दूसरी चीज भाई एक लॉजिकल बात और है कि देखो भाई, जो रेगुलेटिंग प्रांत के अंतर्गत जितने भी कानून लागू होते हैं और ये जितने भी स्टेट है वो सब के सब मैक्सिमम स्टेट हमारे मैदानी है, वो हमारे एक तरीके से प्लेन रीजन है। और प्लेन रीजन पर जो आप कानून लागू करना चाह रहे हैं वही कानून आप अगर एक पहाड़ी रीजन पर लागू करोगे तो भाई साहब वो इंप्लीमेंट होने में बड़ी परेशानी आएगी। तो एक दूसरा जो लॉजिक दिया गया कि भाई ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र पहाड़ी है, पहाड़ी रीजन है, ये एक माउंटेनियन या फिर एक हिली रीजन है, जिसकी वजह से यहां पर जो प्लेन रीजन के मैदानों के जो कानून है उन कानूनों को लागू हम आसानी से नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आएगी। प्लस प्रॉब्लम क्यों आएगी भाई, उस प्रॉब्लम को भी तो बताओ। आप जब सब कुछ लॉजिकल बता ही रहे हो तो भाई साहब कानून को लागू करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। यहां पर ये जो पहाड़ी रीजन है, इस पहाड़ी रीजन के रीति रिवाज, रीति रिवाज कहने का मतलब यहां की जो संस्कृति या फिर कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है भाई, मैदानी रीजन के कंपैरिजन में बिल्कुल डिफरेंट इनका कल्चर है। और उस कल्चर में आप वहां के कल्चर वाली चीजों को ऐड करना चाहेंगे तो भाई साहब बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और एक जो छुपा हुआ, एक जो छुपी हुई इनकी मंशा थी जिसको बताया नहीं गया लेकिन उसको समझते सब थे, वो थी यहां की जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी प्रचुरता। मतलब यहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में है और अगर हम लोगों ने उसको रेगुलेट कर दिया तो हर एक पेड़ का हिसाब देना पड़ेगा, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। और यहां पर प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब, नेचुरल रिसोर्स कहने का मतलब हमारा सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट ही नहीं है। हम लोग यहाँ पर जो इनका एक कारखाना, एक वो भी चलता था ना, फैक्ट्री भी चलती थी, मैंने आपको बताया था किसकी, एक भांग की फैक्ट्री भी थी, पहाड़ी भांग को ये प्योर करके कहाँ चाइना वालों को भेजते थे, वो भी भाई एक था। तो और आपने अभी क्या बोला था कि भाई चाय और चीन के साथ ही व्यापार कर सकते हो आप और किसी के साथ नहीं, और बाकी, और वो भी कौन से, जो रेगुलेटिंग प्रांत है वहां से। नॉन रेगुलेटिंग पर तो ऐसी कोई थ्योरी नहीं लगती है, तो वहां से आपका जो कारखाना चल रहा है भाई, वो कारखाना भी तो बंद हो जाएगा, वो फैक्ट्री भी तो आपकी बंद हो जाएगी। दूसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो अभी तक ब्रिटिशर्स करते ही आए थे, हम लोगों ने जब हम लोग नेशनल पॉलिसी को पढ़ते हैं ब्रिटिशर्स की, तो उसके अंदर हम एक रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी पढ़ते हैं, एक घेरे की नीति पढ़ते हैं। और उस रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी में उसका एक्सटेंशन पर अगर हम जो लोग जाएं तो मोस्टली ब्रिटिशर्स ने कुछ बफर रीजन को बनाना स्टार्ट किया था। बफर रीजन कहने का मतलब, सपोज ये रीजन ब्रिटिशर्स का है, ईस्ट इंडिया कंपनी का है, और ये रीजन उनके किसी भी दुश्मन का है, एनिमी का है, तो जो बीच वाला जो रीजन है, इस बीच वाले रीजन को बोला जाता है बफर रीजन, जो डायरेक्ट इन दोनों की सीमाओं को कनेक्ट नहीं करता। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने बफर रीजन को बनाएं। मतलब ब्रिटिशर्स का सपोज ये रीजन है तो यहां एक बफर रीजन बना दे, यहां एक बफर रीजन बना दे, यहां एक बफर रीजन बना दे, तो बाहर से अगर कोई लड़ाई भी हो तो हमारी जमीन पर लड़ाई ना हो करके इस बफर रीजन के अंदर लड़ाई होगी, बाहर से बाहर ही उसका निपटारा किया जा सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हम लोग ऐसी संधियां करें जिससे हम ज्यादा से ज्यादा बफर रीजन को बना सके। तो हम वो नेशनल लेवल की पॉलिसी को भी पढ़ के आ चुके हैं, तो जिसमें ये वाला जो रीजन था, ये वाला रीजन भी एक बफर रीजन की तरीके से देखा गया। तो इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये एक बफर क्षेत्र है जिसका अपना एक महत्व है, जिसकी अपनी एक इंपॉर्टेंसी है। और बफर रीजन में हम अभी तक देखते आए हैं कि जो रीजन बफर रीजन थे वहां के राजा रजवाड़ों को कुछ स्पेशल रियायतें दी गई थी।
तो भाई इसको अगर बफर रीजन बनाएंगे तो यहां पर भी तो स्पेशल से रियायतें मिलेंगी ना। तो वो ये कुछ ऐसे रीजंस थे, कलेक्टिव रीजंस थे, जो ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस टाइम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखे, जो मतलब एक इनडायरेक्ट तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखे गए। और इन सब में एक और इंपॉर्टेंट सुझाया कि भाई साहब ये वाले वो रीजन है जहां स्थानीय विद्रोह बहुत ज्यादा होते हैं, और स्थानीय विद्रोह अगर ज़्यादा होंगे तो भाई साहब प्रॉब्लम हम लोगों को ज़्यादा आएंगी, क्योंकि अगर हमने पूर्ण रूप से यहाँ अपना कंट्रोल कर लिया तो शायद वो स्थानीय विद्रोह कुछ ज़्यादा ही हमारे सामने उग्र होकर के आए, जिसकी वजह से हम यहाँ पूर्ण रूप से उसको रेगुलेटिंग एक्ट ना बना करके बाहर के सारे कानून लागू नहीं कर सकते। हम यहाँ की स्थानीय ज़रूरतों के अकॉर्डिंग यहीं पर ही कानून बनाएंगे। तो एक बड़ा यहाँ पर ये था कि जो यहाँ के रीजनल स्थानीय विद्रोह हैं, उन स्थानीय विद्रोह को वो बिना लड़े ही, बिना कुछ करे ही दबाना चाहते थे, उनको पहले ही कंप्रेस दबाना चाहते थे, उसको रोकना चाहते थे कि भाई जो भी कि अगर हम लोगों ने इन लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ की पॉलिसीज को बनाना शुरू कर दिया तो शायद कल को कोई दिक्कत इतनी नहीं आएगी। तो इन्होंने कुछ ऐसे तर्क दिए कि भाई नॉन रेगुलेटिंग जो हमारा बॉडी रहेगी, प्रांत रहेगा, वो हम इन वजह से हम इसको नॉन रेगुलेटिंग प्रांत का दर्जा दे रहे हैं। क्लियर है? तो आपको एक बात, अब ये सिनेरियो क्लियर हुआ। अब ये बातचीत कहां पर चल रही है? ये सब की सब बात कहां? 1815 में ही चल रही है, 1815 में। तो 1815 में इतना पढ़ा दिया क्या? 1815 में एक तो हो गई मैपिंग, पहला काम कर दिया। इस मैपिंग पर काम कैसे होगा? ऐसे होगा। प्लस इसकी मशीनरी को हायर कमांड किस तरीके से डील करेगी, वो भाई साहब बता दी कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत अंडर में इसको नहीं रखा जा सकता है। अब इसमें एक चीज और है, तो भाई अगर आप रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर में इसको नहीं रख रहे हैं तो यहां के नियम कौन बनाएगा? यहां की पॉलिसीज कौन तैयार करेगा? तो भाई टेंशन मत लो, हम लोगों ने आपको अभी बताया है कि भाई यहां का सबसे सुप्रीम कौन है? कमिश्नर है, जिसको हम आयुक्त बोलते हैं। तो भाई इस चीज की जिम्मेदारी हम इस कमिश्नर को देंगे। इस कमिश्नर की एक बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि इंपॉर्टेंट जो पॉलिसीज है, नीति निर्माण है, पॉलिसी मेकिंग का काम ये कमिश्नर करेगा। और उसका बेस क्या होगा? उसका बेस होगा स्थानीय जरूरत। जो भी रीजनल रिक्वायरमेंट्स होंगी, उन रीजनल रिक्वायरमेंट्स को देख करके ये कमिश्नर यहां पर पॉलिसी मेकिंग का काम करेगा, प्लस उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट भी करेगा, उस नीति को ये लागू भी करेगा। ये बात ऑन पेपर है, बट हम लोगों ने कुछ ऐसे भी कमिश्नर्स को देखा है, पढ़ा है, देखा तो नहीं है, पढ़ा है, तब तक तो हम हुए भी नहीं थे। हम लोगों ने कुछ ऐसे भी कमिश्नर्स के बारे में जानकारी ली है जो कमिश्नर सीधा गवर्नर ऑफ संयुक्त प्रांत, जो संयुक्त प्रांत था, उस संयुक्त प्रांत के गवर्नर के दिशा निर्देश पर काम करते थे। और संयुक्त प्रांत का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल या फिर वॉइस रॉय के दिशा निर्देश पर काम करता था। यहां पर कुछ ही हमको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिन कमिश्नरों ने गवर्नर के साथ तक लड़ाई कर दी थी कि भाई साहब देखो ये वो लोग हैं, 1857 की क्रांति में इन लोगों ने बंदूकों को लेकर के हमारे सामने खड़े हो गए थे कि भाई साहब गोली पहले हमको लगेगी, बाद में हमारे अंग्रेज साहब को लगेगी, और आप कह रहे हो कि इनको लाइसेंस दिलवाओ। भाई मैं इन लोगों की बंदूकें नहीं छीन सकता हूं। कमिश्नर तक लड़ गए थे अपने गवर्नर जनरल से यहां के लोगों के लिए। तो वो क्या था? स्थानीय जरूरत थी। भाई उनका पैटर्न है, स्टार्टिंग से बंदूक हथियार वगैरह रखने का इनका एक ट्रेंड है, आप उसको अब लाइसेंसिंग करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे सिचुएशंस हम लोग बहुत सारी देखते हैं जहां कमिश्नर भी एक बोल्ड डिसीजन लेता था यहाँ की जनता के लिए, और
कई बारी कमिश्नर रेगुलेट भी होता था गवर्नर और गवर्नर जनरल के थ्रू के माध्यम से। तो आपको एक अब ये सिनेरियो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अभी हम लोगों ने किसी गवर्नर के बारे में नहीं पढ़ा है, अभी तो बात स्टार्ट ही करनी है। तो एक 1815 में ये हुआ। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वैसे वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नेशनल जो हम लोगों की इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से पूछा जा सकता है कि बताओ, आपको एक डिफरेंस बताना है रेगुलेटिंग स्टेट एंड नॉन रेगुलेटिंग स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। एक गैर विनियमित क्षेत्र में और विनियमित क्षेत्र में क्या अंतर होता है, आपको वो अंतर बताना है। तो ये चीज मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। अब मैंने आपको देखो कुछ आइडिया तो दे दिया है। अच्छा, ये रेगुलेटिंग इस वजह से है और आपको आइडिया लग भी गया होगा कि रेगुलेटिंग में इनसे अपोजिट होता होगा काम। तो आपको ये सर्च करना है, थोड़ा सा इस पे आप लोग लेबर कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक एक सिनेरियो बताया। अब यहां से इस सिनेरियो के बेस पर हम अपनी मेन क्लास की तरफ चलते हैं। मतलब अब हम लोग कमिश्नरी के टाइम ड्यूरेशन पर बात करते हैं, शिफ्ट करते हैं। कमिश्नर के टाइम ड्यूरेशन कहने का मतलब हम सबसे पहले गार्डनर साहब से बात स्टार्ट करेंगे और उनका वही लगभग 9 महीने का एक टाइम ड्यूरेशन जिसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्क किए हैं। और फिर ट्रेल साहब का वो काफ़ी बड़ा पोर्शन है। तो अगर मैं अभी से ही स्टार्ट करूं तो हमारी क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप भी थोड़ा सा पानी पी लीजिए और मैं भी पानी पी लेता हूं। एक ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।